गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 14 पाठ 14 नशा मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही अच्छी एक लिखित कहानी है। बहुत अच्छी कहानी लिखी है और उनकी बहुत ही प्रसिद्ध फेमस कहानी है नशा। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि जीवन में खाना और सोना यानी खाना पीना सोना ही नहीं है, हमें आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं खाना खाया सो गए, बहुत आलसी हो जाते हैं, जीवन में कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। इस पाठ में ये भी बताया गया है कि हमें कभी भी ऊंच नीच का फर्क नहीं रखना चाहिए। सब इंसान समान है हमारी दृष्टि में, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। इस पाठ में समानता बताई गई है। ये जो कहानी है नशा बहुत अच्छी कहानी है, प्रेरणा कहानी है और मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। आज हम इस कहानी को हम पढ़ेंगे और अपने जीवन में क्या हमें करना चाहिए ये सीख हमें इस कहानी के माध्यम से बताती है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था। जमींदार का लड़का कौन था? ईश्वरी। और मैं एक गरीब कलर का यानी लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं गरीब कलर का था और ईश्वरी जो था वो बहुत ही बड़े जमींदार का लड़का था। आप सभी जानते हैं कि जमींदार के पास में पैसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें होती है, खेत होते हैं, बहुत धन दौलत होती है। जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी, यानी गरीब कलर का लड़का था, वह सिर्फ मेहनत मजदूरी करता था और वही उसकी मेहनत मजदूरी जो थी वो उसका क्या था? उसकी जायदाद थी और उसके अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं था। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी, आपस में, ईश्वरी में और मुझ में आपस में बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, जो क्लर्क था, जो लड़का जो था क्लर्क, वो जमींदारों की बुराई करता था। उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जौ और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता था। यानी वह जो क्लर्क इंसान था वो कहता था कि बड़े बड़े लोग तो ऐसे होते हैं, हिंसक पशु की तरह व्यवहार करते हैं, खून चूस लेते हैं और खूब काम करवाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, जौ की तरह उस गरीब इंसान पर चिपक जाते हैं। इस तरह से उनकी बुराई करता था। वह जमींदारों का पक्ष लेता था पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी। ठीक है, यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थी, यानी बेतुकी की बातें थी। किसी मानुष्य या नैतिक नियमों से इस व्यवसाय का कोई औचित्य सिद्ध करना कठिन था। यानी ये जो बातें हुआ करती थी तो मानव तौर पर ये इस व्यवसाय को लेकर हमेशा सिद्ध करना कि तो अमीर है, गरीब है, जमींदार ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता। जब भी बहस चलती अमीर गरीब में, जमींदार में, तो मैं बातों में क्या हो जाता था? तेज हो जाता था, यानी मेरा स्वभाव उग्र हो जाया करता था और लगने वाली बात कह जाता था और जो मेरे को दिल को लग जाती थी उस बात पर मैं बहस भी कर जाता था। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। लेकिन जो जमींदार का जो लड़का था वो सारी बातें सुनता रहता था परंतु वह हमेशा इन बातों को देखकर मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, क्या उसे कितना ही बुरा भला कह दिया हो, लेकिन कभी वह बुरा नहीं मानता था और ना ही कभी गर्म होता था। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। उसका यह भी कारण हो सकता है कि शायद हो सकता है कि ये जमींदार जो लोग होते हैं वो इस तरह से करते होंगे, तो इस कारण से शायद वो चुप भी रहता होगा। नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। यानी अमीरों में बेदर्दी यानी लोगों पे दया न करना और उद्दंडता का मतलब होता है शैतानी करना या एक काम के पीछे पड़ जाना, यानी इस तरह से जो प्रचुर यानी बहुत सारी मात्रा में मिला करता था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह से साफ नहीं तो वह आपे से बाहर हो जाता।
यानी आप तो जानते हैं नौकरों पे कैसे हुक्म चलाते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में आज मेड रखी हुई होती है, तो वो कह आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप कैसे हो, आपको काम करना नहीं आता। मैं आज भी देखती हूँ कई घरों में इस तरह से नौकरों पर अत्याचार होता रहता है। गर्म हो जाए, आपने अच्छे से कपड़े नहीं धोए, आपने अच्छे से तय नहीं करी, XYZ कुछ भी, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो नौकरों पर गर्म हो जाते हैं। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। यानी वह अपने नौकरों पे तो खूब, ईश्वरी जो नाम का जो लड़का था नौकरों पे तो खूब ऐसे करता था, लेकिन दोस्तों में हमेशा उसका प्रेम और सहनशीलता उसमें थी। शायद उसकी जगह में होता जो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती, शायद मैं उसकी जगह होता तो शायद मुझ में भी ऐसा हो जाता, ये लेखक कह रहे हैं। क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियां में मैंने निश्चय कर लिया कि घर नहीं जाऊंगा। दशहरे की छुट्टियां ही उसने सोचा कि मैं घर नहीं जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए नहीं थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। उसने, लेकिन जो क्लर्क था उसने सोचा कि मैं छुट्टियों में नहीं जाऊंगा तो पैसे भी नहीं है, माता पिता मुझे बहुत हद से जरूरत से ज़्यादा ही दे देते हैं, परीक्षाएं भी आ रही हैं, तो क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ, और घर जाके तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी, वह अमीर होकर भी मेहनती और ज़हीन है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारी की निंदा की तो मुआवला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। उसने पहले ही समझा दिया कि ठीक है तुम मुझे तो कह देते हो, लेकिन वहाँ घर जाके लोगों को इस तरह की बातें मत कहना। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे पर से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी भी वही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं, तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। आसामी का मतलब होता है जिसके पास में बहुत सारे जमींदारों खेत हो आदि हो, यानी बहुत बाप दादाओं में जमीन जायदाद मिले। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, ईश्वरी ने कहा। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मुआवले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया, और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पर पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया। अब सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर से हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। रिफ्रेशमेंट रूम होता है, अपने स्टेशनों पे देखा होगा, तो वहां जाकर इन दोनों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खान सामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछ लगू कौन है, क्योंकि मेरी तो वेशभूषा ही ऐसी थी और उसके कपड़े अच्छे थे, तो उसको समझ में आ गया कि वे रसोईया कौन है और कौन क्या है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इकराम में मिल जाता हो। यानी जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा टिप भी देते हैं। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते, क्योंकि वो जो लड़का था वो रईस था, उसके ऑर्डर पर ही लोग बाग ऐसे आ जाते हैं, हाँ सब क्या चाहिए क्या नहीं। और मैं जो कुछ भी मंगवाता तो उत्साह नहीं था। देते तो थे क्योंकि मैं इसके साथ में था, लेकिन उत्साह नहीं था। मुझे भोजन के में कुछ स्वाद न मिला। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था।
गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खान साहब ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। जो रसोईया था, जो खाना परोस रहा था, उसने ईश्वरी को नमस्कार कर दिया, परंतु मेरी तरफ नहीं देखा। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब। हाँ, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं आता। मैंने खट्टे मन से कहा, यानी बुरे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाए। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जब ट्रिप देते हैं अपन वेटर को, आपने देखा होगा, तो उसने सोचा कि क्या ये लालच, इनाम के लालच में करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, 2nd क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी और एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है। इस बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सका। भोर होते होते, यानी सुबह होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियात अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हरक। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो कौवे होकर हंस के साथ कैसे। यानी उसने जब स्टेशन आया तो उनको मालूम पड़ा कि बच्चा आ रहा है, तो जमींदार थे, कोई कमी होती नहीं है, उन्होंने अपने नौकरों को भेज दिया। दोनों को नौकरों को भेज दिया। जब उसके साथ में उस इंसान को देखा तो नौकर भी आश्चर्यचकित से उससे देखने लगे कि ये इतना अच्छा और ये कैसा। यानी गरीब इंसान होता है, वो अपने ही हाल में जिस तरह से रहता है वो उसी हाल में जाता है। तो उसने देखा कौवे के साथ हंस, क्या हंस के साथ कौवा कैसा, है ना, ये मतलब इसे अपने मन में सोच रहा था। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं, हम साथ रहते भी हैं। यूँ कहिए कि आप की ही बदौलत है मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया, इनके घर से कई तार आ चुके थे, मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। यानी उनके घर से भी जवाब आए थे कि छुट्टियां हो जाए तो आप मेरे घर आ जाना, ये आ जाना, लेकिन मैंने मना करवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। यानी उनकी इच्छा हो रही थी कि मैं पूछूं क्या बात है, उनकी इच्छा ऐसी जागृत हो रही थी। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, यानी उसको शंका हो रही थी, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। उसने पूछ लिया कि आपके बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, यानी जब उनकी शंका हुई तो उनकी शंका दूर की। महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा हैं। यानी उन्होंने अपने मित्र की तौहीन नहीं की, बल्कि अपने मित्र को ऊंचा उठाया। 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथ आलय से निकलकर आए हैं। अपने मित्र का इतना ऊंचा बढ़ावा दिया, यानी इतना पैसा है, इतना है, लेकिन फिर भी इससे सिंपल रहते हैं। रहम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता। उसको शंका हुई थी, उसने कहा, भाई अमीर लोग ऐसे तो नहीं होते हैं कि इस तरह से ये है ना। अमीर लोगों का तो रहन पहनना और खाना पीना ही अलग होता है, पहनावा ही अलग होता है, और देखने में भी नहीं लगता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाड़ी की मिर्जाई और चमरौदा जूता पहने बाजार में घुमा करते। सुनते हैं एक बार बेकार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिए। यानी एक बार जब पकड़ लिया गया तो उन्होंने क्या करा, 10 लाख कॉलेज खुलवा दिए। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यप्रद में जान पड़ा। सफेद झूठ था सारा, लेकिन उसे अपनी तारीफों में अच्छा लग रहा था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं सका। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीप तराता जाता था। मैं साहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़े पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो कलारास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी।
मैंने चेहरे पर सिकन्ने पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वाकर लौटता। इनके तो घर में घोड़े घाड़ी सभी थे, घोड़े तैयार किए गए बैठने के लिए, तो उन्हें तो उससे तो कुछ भी नहीं आता था, है ना। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में हैं। ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इतना बड़ा घर पहली बार देखा। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरा का कोई हिसाब ही नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ ना पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा मान सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो? कृष्णा लगे पिछले, यार तुम इतना झूठ बोल रहे हो, इतना कर रहे हो, मेरा मान सम्मान हो रहा है, मम्मी पापा सबसे आपने कराया, तो वास्तव में मैं ऐसा नहीं है, क्यों मेरी मिट्टी को धूल में मिला रहे हो? ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नई नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाओ। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद कभी हुआ हो किसी ने मेरे पांव दबाए, क्योंकि वो गरीब घर का कलर था, उसके पास में कहाँ पैर दबाने को मिलते हैं, है ना। मैं इसे ईश्वरी के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमी के मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, यानी उसको उपहास किया करता था, उसका मजाक बनाया करता था। और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा हूँ। कहाँ तो मैं इसका मजाक उड़ाया करता था, जमींदार ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और कहाँ आज मैं खुद ही इस झूठे स्वांग में पड़ गया। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वर की ही नहीं भांति अपनी धोती भी छोड़ दी, यानी खुद ही पहले तो खुद अपना सारा काम करता था, ईश्वरी की तरह उसने भी ऐसा किया। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर जा डरते थे। यहाँ पांव धोना आवश्यकता, कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। यानी वहाँ पे कोई पांव धोने वाला होगा तो उन्होंने सबके पांव धो लिए। तो ईश्वरी ने भी, जो क्लर्क था, जो मुंशी जी थे, लेखक थे, उन्होंने भी अपने पांव बढ़ा दिए। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे थे, कहीं मछलियां या चिड़ियों का शिकार खेल रहे थे, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे थे, कहीं शतरंज पर जमे। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जुबान हिला देना काफी था, क्योंकि सिर्फ ऑर्डर देना होता था। नौकरा नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो 2 आदमी पंखा झेलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न हो पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज न हो जाए, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था। ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग हो गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ में बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते? उनकी महानता में बट्टा लग गया था। यानी वो जो ईश्वरी खुद था, वो तो क्या करते थे, वो तो खुद अपने बिस्तर कभी कभी बिछा लिया करते थे, लेकिन ये तो साहबजादे ऐसे हो गए थे कि खुद बिस्तर भी नहीं बिछा पाते थे। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद में झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा, कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सूझ न रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ठीक है। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य। यानी ईश्वरी ने उसने नहीं डांटा, उसने उल्टा ही उसको ये कहा कि बहुत अच्छा किया जो तुमने इससे डांट लगा दिया।
इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था, शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मजे मेज पर रखा हुआ था, दिया जलाई यानी माचिस भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप न जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाए, वो तो कुंवर साहब हो गया था, झुंझलाता रहा था, समाचार पत्र आया हुआ रखा था, जी अधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत लैंप नहीं था। देव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए निकले। मैं उन्हीं पर उबाल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं है, लैंप तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे काम चोर आदमियों को यहाँ कैसे गुजारा होता है। मेरे यहाँ घंटों भर निर्वाह न हो, रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला लिया। अब उन्होंने ये सोचा कि है ना कहीं मेरा यहाँ घंटे भर भी गुजारा ना हो, तो भाई इसने क्या करा, फटाफट लैंप जला लिया। वो तो रईस बाबू बन गए, कुंवर साहब बन गए थे। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता। एक दिन मुझे अकेला दिखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं, है ना। लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने शान दिखाई, जमींदारों को रहने की जरूरत है क्या, यहाँ लोग गरीब का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से नहीं देंगे उनकी जमीन छीननी नहीं पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए थे, जो ही स्वराज्य हुआ अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबाव कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था, ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुर्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहे। अब उसने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा, अभी मेरा भाई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना है उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी ली और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को पर तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने, ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पाठ खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेर रोचित विनय और देवत्व की मुहार करके हृदय पे लगा ली। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा नाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं थी, यानी पांव रखने की भी जगह नहीं थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बेहतर थी। यही आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से मैं तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी, यानी आते हुए मतलब लेटे लेटे आए, जाने के लिए जगह भी नहीं थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, फिर भी जगह मिली और वो भी पैर फैलाकर नहीं। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक मासी बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी प्रकार न्याय न करे तो अदालत तो उनकी भी गर्दन दबा देती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़ के पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर से लगा दिए। उसने आंख निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। यानी जब गाड़ी में इस तरह से दंगा होता है तो सब लोग एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। अगर इतने नाजुक मिजाज है तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। अपन भी कई बार कहते हैं ना, फर्स्ट क्लास में बैठा करो, यहाँ क्यों आए। कोई बड़ा आदमी होगा तो उसने तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर के आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस पावत नहीं, ओपे मिजाज, यानी दफ्तर में घुसने की हिम्मत नहीं और ऊपर से इतना मिजाज दिखा रहे हैं। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एंड इडियट यू आर वीर। और मेरा नशा अब कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यानी प्रेमचंद जी जो कहानी थी उसका उनका नशा इतना धन दौलत में हो गया था कि वो अपना
अपना अतीत ही भूल गया था और ट्रेन में चढ़े हुए व्यक्ति को उसने ऐसा मारा कि उसे बाद में याद आया कि मैं भी इसी इंसान की तरह एक आम आदमी हूँ। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी, चाहे हम कितने भी बड़े आदमी बन जाए, पर हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपका इस प्रकार से ये लेसन, जो 12वां लेसन जो था नशा, वो कंप्लीट हो गया है।